पहला संपूर्ण चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। बिहार में चुनाव से पहले सभी दल पिछड़ों अति पिछड़ों को साधने में लगे हुए हैं और इसी बीच आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की एक तस्वीर को लेकर बवाल मच गया है। बीजेपी ने लालू प्रसाद पर संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। कुर्सी पर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद बैठे हैं और उनके समर्थक उन्हें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भेंट कर रहे हैं और अंबेडकर की तस्वीर को लालू प्रसाद के पैरों के पास रखा गया है। अब ये दूसरी तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर आरजेडी ऑफिस की है, जहां कचरे के ढेर में बाबा साहेब की तस्वीर रखी हुई है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एनडीए ने यह आरोप लगाया कि लालू प्रसाद ने बाबा साहेब का अपमान किया। सर, अपमानित करने का काम किया वो आप देख सकते हैं कि उनके कार्यकर्ता अंबेडकर साहब को कोई इज्जत ही नहीं करने वाले ये लोग। लालू प्रसाद जी के पूरे कैरेक्टर में यही है। सम्राट चौधरी ने यह आरोप लगाया कि लालू प्रसाद खुद को लोकतंत्र का राजा समझते हैं। अंबेडकर के अपमान के लिए उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। लालू प्रसाद के इस वीडियो को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को उनके पैरों के पास रखकर बधाई दी जा रही है और ये सब कुछ लालू परिवार की मौजूदगी में उनकी चुप्पी और सहमति के साथ हो रहा है। क्या ये लालू परिवार का घमंड है या बाबा साहेब के प्रति उनकी भीतर छुपी नफरत का प्रदर्शन? और इसके लिए श्री लालू प्रसाद यादव जी के पूरे परिवार को बिहार के 14 करोड़ जनता से माफी मांगना पड़ेगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बाद अगर किसी ने सही मायने में उनकी विचारधारा पे चलने का काम किया है तो वो है श्री लालू प्रसाद यादव जी। अब भाजपा को क्या पता है भाई? हाँ, भाजपा तो दलितों के चेहरे पे पेशाब करती है, उनके गर्दन को कटवाती है, उनकी बहन बेटियों का इज्जत लुटवाती है। तो ये निश्चित तौर पर ये देश का अपमान है, संविधान का अपमान है। जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं और संविधान के नाम पर राजनीति करते हैं, तो संविधान निर्माता का इतना घोर अपमान हम समझते हैं देश से राज माफ नहीं करेगा। बाबा साहेब के अपमान का मुद्दा चुनावी साल में बड़ा होने वाला है। एनडीए इस मुद्दे को लेकर लालू प्रसाद के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है, तो आरजेडी डैमेज कंट्रोल में लगा है। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लालू प्रसाद ने अंबेडकर का अपमान किया? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। आरजेडी चुनाव से पहले अपने संगठन में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा तेज है। मंगनी लाल मंडल ने आज प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए इकलौता नामांकन किया है, यानी कि मंगनी लाल ही आरजेडी के अगले प्रदेश अध्यक्ष होने वाले हैं। पर विरोधी आरजेडी के इस चुनाव पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर क्यों? इस रिपोर्ट में समझिए। नाम मंगनी लाल मंडल, उम्र 76 साल, जाति धानुक। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अति पिछड़ा समाज के नेता को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाकर आरजेडी ने एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की। बिहार की और देश की राजनीति में कि भाई मंगनी लाल मंडल जो उत्तर बिहार से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा का बेटा है, लंबा योगदान है, जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम करने का मौका भी मिला है। मंगनी लाल मंडल ने आरजेडी ऑफिस पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए इकलौता नामांकन किया, तो ये साफ है कि वो पार्टी के अगले प्रदेश अध्यक्ष हैं। और ये मेरे लिए चुनौती है। इस चुनौती को इस चुनावी वर्ष में पूरा करने की पूरी शक्ति लगा देंगे। मंगनी लाल मंडल जगदानंद सिंह की जगह लेने वाले हैं, जिन्हें पद से हटाने को लेकर आरजेडी ने उनके उम्र की दुहाई दी थी। और अब बीजेपी सवाल कर रहा है कि क्या मंगनी लाल की उम्र आरजेडी को नहीं नजर आई?
आरजेडी ने जगदा बाबू को जब पार्टी से हटाया, दरकिनार किए गए, तो यह कहा कि बुजुर्ग हैं। साहब, आप अभी जो अध्यक्ष बना रहे हैं वो क्या युवा हैं क्या? वो अभी तो बुजुर्ग हैं और राजनीतिक रूप से अवसान पर हैं। अति पिछड़ा वोट बैंक को ही अगर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, आपको झूठे दिखावे के लिए अति पिछड़ा में से ही बनाना था तो किसी युवा को बनाते। तो जेडीयू ने मंगनी लाल को उधार का नेता बताते हुए आरजेडी पर निशाना साधा। मंगनी में लिया गया उधार के नेता के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल अपने नए प्रदेश अध्यक्ष से काम चलाएंगे। मैं समझता हूं कि यह 2025 के चुनाव में पूरी तरीके से फेल होंगे। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी संगठन चुनाव कराकर एक बड़ा मैसेज देना चाहती थी कि वो A to Z की पार्टी है, पर जिस नाम पर आरजेडी ने मोहर लगाई उसे लेकर विरोधी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आरजेडी ने किसी युवा नेता को प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? दल बदलू नेता को पद देने से पार्टी के वफादार नेता नाराज नहीं होंगे? क्या मिथिलांचल में मंगनी लाल सक्रिय भूमिका निभा पाएंगे? क्या आरजेडी के युवा नेताओं को साथ लेकर चल पाएंगे, या फिर मंगनी लाल सिर्फ स्टाम्प प्रदेश अध्यक्ष बनकर रह जाएंगे? पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं आगे। बिहार में अपराध को लेकर जारी सियासत के बीच पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। बिहार पुलिस ने पिछले 3 दिन में 5 बड़े एनकाउंटर किए हैं और ये मैसेज क्लियर है, बिहार में अगर अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। अब पुलिस की कार्रवाई को लेकर बिहार में सियासत भी खूब हो रही है। यूपी की तर्ज पर बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। राज्य में बढ़ते अपराध के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस के तेवर बदल गए हैं। 3 दिन में 5 एनकाउंटर और ताबड़तोड़ छापेमारी से पुलिस ने साफ संदेश दे दिया है कि गुंडागर्दी करोगे तो जवाब गोली से ही मिलेगा। अब ये भी जान लीजिए कि कब, कहां और किसका एनकाउंटर हुआ। 14 जून को पटना में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी अंगेश कुमार के पैर में गोली मारी गई। 13 जून दानापुर में इनामी विवेक कुमार का एनकाउंटर हुआ। उसी दिन मुजफ्फरपुर में पुलिस ने राहुल कुमार उर्फ राइडर को गोली मारी। 12 जून को वैशाली में अपराधी राजीव माली का एनकाउंटर हुआ। 12 जून को ही पटना में पुलिस ने अपराधी ईशू के पैर में गोली मारी। ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए सरकार का साफ संदेश है कि बिहार में अपराधी बचेंगे नहीं। बिहार पुलिस द्वारा की जा रही है, कोई भी अपराधी कानून के दायरे से बाहर नहीं है। बिहार पुलिस अपने संसाधनों और उपलब्ध बलों के अनुरूप अपराधियों पर शिकंजा कसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। नीतीश कुमार जी ने बिहार में कानून के राज की स्थापना की है। अपराधियों के मनोबल को कभी बढ़ने नहीं दिया है। जहां भी आपराधिक घटनाएं घटती हैं, पुलिस और प्रशासन की तरफ से त्वरित कार्रवाई की जाती है। अपराधियों की जगह सलाखों के पीछे हो। तो विपक्ष अपराध के आंकड़े दिखाकर सरकार से सवाल कर रहा है। बिहार में शासन और प्रशासन के मनोबल को कमजोर करने का सत्ता के माध्यम से प्रयास चल रहा है और सत्ता के माध्यम से कहीं ना कहीं अपराधियों और माफियाओं को संरक्षित किया जा रहा है। अपराधी बेलगाम है, उन्हें किसी का डर नहीं, न सरकार का न पुलिस का। जिस तरह से आपराधिक आंकड़े जारी हो रहे हैं, क्या पुलिस इसे सॉल्व करने के आंकड़ों को भी जारी कर दे कि हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं। बिहार में इस साल चुनाव है तो हर मुद्दा चुनावी मुद्दा है। अपराध को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन पुलिस की कार्यशैली को देखकर एक बात तो साफ है कि बिहार में अपराध करके बचना अब आसान नहीं। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को गैर जिम्मेदार बता दिया है, जिस पर कांग्रेस बवाल काट रही है।
ऑपरेशन सिंदूर मई महीने में हुआ, पर उस पर सियासत चुनाव तक होती रही। राहुल गांधी बार बार सीज फायर को सरेंडर बताकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, तो बीजेपी का कहना है कि वो सेना के शौर्य का अपमान कर रहे हैं। अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को विदेश नीति की समझ नहीं है, वो गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। राहुल गांधी विदेश नीति कितना समझते हैं जी? मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। कभी राहुल गांधी ने सोचा है? उनकी सारी टिप्पणी पाकिस्तान टीवी पर दिखाई जाती है और ताली बजती है। तो देश लगा है पंजाब के खिलाफ, तो देश को कमजोर करने में लगे हुए थे। तो रिस्पॉन्सिबल राहुल गांधी, गैर जिम्मेवार राहुल गांधी, मेरा स्पष्ट आरोप। रविशंकर का बयान आते ही कांग्रेस ने भी पलटवार किया और कहा कि बीजेपी राहुल गांधी फोबिया से ग्रसित है। शंकर प्रसाद कम से कम देते हैं। क्या ट्रंप के इशारे पर उन्होंने सीज फायर नहीं किया? क्या ट्रंप के एक ट्वीट को देखकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अभियान को बंद नहीं कर दिया? तो ये सब अनावश्यक बातें मत करें। पाकिस्तान में किसके नाम पर ताली बजती है, ये सबको पता है। चुनावी साल में सियासत हर मुद्दे पर हो रही है, पर बात जब राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है तो जरूरत है कि नेता अपनी जिम्मेदारी समझें और राजनीतिक बयानबाजी में देश की किरकिरी न कराएं। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। तेजस्वी यादव आज भेड़ चराते हुए नजर आए हैं, जिसकी तस्वीर अब वायरल है। बिहार में चुनावी माहौल है और सभी समाज के लोग सत्ता में हिस्सेदारी के लिए बढ़ चढ़कर सम्मेलन कर रहे हैं। राजनीतिक दल भी अलग अलग जातियों का सम्मेलन करने में लगे हैं। ऐसे ही एक जातीय सम्मेलन में जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे तो समर्थकों ने उन्हें भेड़ भेंट की। जी हां, एक भेड़। शनिवार को एसकेएम हॉल में पाल समाज के सम्मेलन में पहुंचे तेजस्वी को भेड़ का तोहफा दिया गया। अब चुनाव का समय है और सभी जातियों को साधना है, लिहाजा उनके भेंट को स्वीकार करना भी मजबूरी है। तेजस्वी ने भेड़ के गले में बंधी रस्सी थामी और उसे घुमाने लगे। इस दौरान उनके समर्थक नारेबाजी करते रहे। तेजस्वी यादव के भेड़ चराने की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। पटना से संवाददाता धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि विधानसभा में एक साल में कितने सत्र होते हैं? तो इसका जवाब है 3। देखिए, सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि भारत के सभी राज्यों की विधानसभाओं में एक साल में आमतौर पर 3 बार सत्र का आयोजन किया जाता है। पहला बजट सत्र, जिसे फरवरी और मार्च के महीने में बुलाया जाता है। इस सत्र में राज्य का वार्षिक बजट प्रस्तुत और पारित किया जाता है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण सत्र भी होता है। इसके बाद होता है मॉनसून सत्र, जिसे जुलाई अगस्त के महीने में बुलाया जाता है। साल के बीच में होने वाले इस सत्र में सरकार की कार्यप्रणाली की समीक्षा, विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का काम होता है। और साल के आखिर में होता है शीतकालीन सत्र। नवंबर दिसंबर के महीने में होने वाले इस सत्र में बचे हुए विधायी कार्यों को निपटाना और साल के अंत में पूरे साल की समीक्षा होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, इसलिए कम से कम 2 सत्र साल में अनिवार्य हैं। लेकिन व्यवहार में 3 सत्र आयोजित होते हैं। बिहार विधानसभा की बात करें तो इस साल चुनाव से पहले मॉनसून सत्र होने वाले हैं, जिसके बाद अक्टूबर नवंबर में नई सरकार का चुनाव होगा।